आपसे कहा जा रहा है कि मैथियास शिलाइडन और थियोडोर शॉन, यानी कि इनको शॉर्ट में शिलाइडन और शॉन भी कहा जाता है, इन्होंने अपने किस सिद्धांत के बाद लिए साथियों ये जाने जाते हैं? तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये कोशिका सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि कौन से कोशिका अंगक को कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम को साथियों कोशिकीय हाउसकीपर के नाम से भी जाना जाता है। ऊतक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, ऊतक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, बिल्कुल। बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है। देखिए, बहुकोशिकीय जीव में एक ऊतक कैसे होगा, है ना? एक कोशिकीय जीव में एक तरीके से समान कार्य होना, बिल्कुल एक समान दिखना, बिल्कुल। यानी कि ऊतक के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सत्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए अमीबा कैसा है ये मुझे बताइएगा। एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? निम्नलिखित में से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो किस विटामिन की बात चल रही है? मैं कहूंगा विटामिन बी3 की बात चल रही है। विटामिन बी3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे के आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर एक खाली जगह है, वो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। कह रहे कि प्रचुर मात्रा में, यानी कि इनमें से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होता है, खनिज होता है, बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, फॉलेट होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉर्टिटिनाइड होता है और फाइटोकेमिकल होता है और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मैं कहूंगा ये सारे गुण, ये सारी चीजें हरे गहरे रंग के पत्तेदार साग में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा जरूर। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मानव अमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचक में सहायक होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात चल रही है। यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये सवाल आप लोग देखते जाइए, बस आपको ये सवाल देखना है, तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी रही। यानी कि इन सारे सवालों को साथियों मैं आपका तैयार कर दूंगा। और प्रकाश संश्लेषण से भी एक सवाल पूछा गया है साथियों। तो अगली शिफ्टों में साथियों ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में होती है? सल्फर की मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में? मैं कहूंगा बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी में ही होती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में पोटेंशियल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलती है। नहीं, लाइट एनर्जी ये भी नहीं साथियों, हीट एनर्जी, हाँ, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होता है साथियों, है ना? ये आपका हो जाएगा, ये मैंने गलत नहीं लगाना चाहिए। हीट भी गलत है, हीट भी गलत है। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलता है साथियों। ऊर्जा रूपांतरण है ये प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि वो चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश ना करे। यानी कि आपको बताना है कि वो वेग कौन सा है जिस वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए ऊपर या किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से वो बाहर चली जाए और फिर वो कक्षा में दोबारा प्रवेश ना करे, दोबारा वापस ना आए, तो उस वेग को पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, कह रहे कि यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा साथियों? पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर ये क्या लिखा हुआ है? वायुमंडलीय दबाव के कारण ये विकृत हो जाएगी? नहीं। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी? बिल्कुल साथियों, बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो कौन सा नियम साथियों बताता है? मैं कहूंगा गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम बताता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। उसके बाद देखिए, वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत की अगर बात करें साथियों, गलत के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, क्या नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों सीवी रमन को? सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से मिला था? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही मिला था। ठीक है ना? और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स किरणों का विवर्तन के लिए मैक्स वोन ल्यू को नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं कहूंगा बिल्कुल मिला था। जीमैन प्रभाव के लिए हेनरिक लॉरेंज को साथियों नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए गैलीलियो गैलीली को नोबेल पुरस्कार मिला था। मैं कहूंगा नहीं, इनको नहीं मिला था साथियों, जॉन क्लॉर्क को मिला था। किसको मिला था साथियों? जॉन क्लॉर्क को मिला था। तो मैं कहूंगा यहाँ पर गलत कौन सा है? युग्म ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। गलत है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था? तो ये काम साथियों दिमित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा ये काम किया गया था? मेंडलीफ के द्वारा साथियों ये काम किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण पाया जाता है?
तो सोडियम के समान गुण जो पाया जाता है वो लिथियम में पाया जाता है। किसके अनुसार है ये? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार ये बात मैंने कही है। उसके बाद देखिए किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो इनका नाम सातों सीवी देसाई है और सीवी देसाई ने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल अचार में परिरक्षक के रूप में साथियों किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सोडियम बेंजोएट की अगर बात करें, इस यौगिक का इस्तेमाल अचार में किया जाता है, एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को 10 ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और आपकी ग्रुप डी की शिफ्ट में सातों आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए रेयान कपड़ा बनाने के लिए इनमें से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो मैं कहूंगा सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है रेयान कपड़ा बनाने के लिए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पेट्रोलियम को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये आपको यहाँ पर फटाफट बताना है। तो पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं साथियों, इसको काला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम साथियों सोनाली सेन गुप्ता है। अभी हाल फिलहाल में ही आरबीआई का कार्यकारी निदेशक साथियों इनको नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो ये कहाँ आयोजित होगी? ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी साथियों कौन बनी है? तो इनका नाम स्मृति मंधाना है और स्मृति मंधाना ही सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उसके बाद देखिए दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी जी आई टेक्स ग्लोबल ये कहाँ शुरू हुई है? तो ये साथियों दुबई देश में शुरू हुई है। दुबई देश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसको दिया जाएगा। देखिए जोएल मोकिर को दिया जाएगा, फिलिप अगेन को दिया जाएगा, पीटर हॉविट को दिया जाएगा, यानी कि इन सभी को 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि हाल ही में इजराइल ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित करेगा साथियों? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को साथियों इससे सम्मानित किया जाएगा। ये सवाल भी अच्छा और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के लायक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो साथियों कौन कर रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। अपना देश भारत कर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा साथियों हैदराबाद में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए पैट्रिक हरमिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये साथियों सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? पैट्रिक हरमिनी इनका नाम है और ये सेशल्स के साथियों राष्ट्रपति बने हैं। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो मैं कहूंगा साथियों नागालैंड की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क, यहाँ पर एक्वा लिखा होना चाहिए था, एक्वा क्या साथियों, एक्वा पार्क की आधारशिला रखी नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किसको मिला है साथियों? मैं कहूंगा महाराष्ट्र। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला देखिए, किस देश के राष्ट्रपति यू हुरेसुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो मंगोलिया के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो साथियों किसने लॉन्च किया है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए किसे कैस्ट्रॉल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको साथियों? सौगात बसुराव की अगर बात करें, सौगात बसुराव को कैस्ट्रॉल इंडिया का नया अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत का पहला पूर्णता सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर इनमें से किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये साथियों कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू की गई है? तो ये योजना साथियों असम राज्य में शुरू की गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पता कौन बने हैं साथियों? यशस्वी जायसवाल बने हैं। यशस्वी जायसवाल ही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई है? तो किस राज्य में साथियों की गई है? मैं कहूंगा राजस्थान में की गई है। राजस्थान आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्यजीव मेले का आयोजन किया गया है? तो कहां पर साथियों किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही, दिल्ली आपका राइट आंसर है। अगला देखिए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में
बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है? तो साथियों अभिषेक बच्चन को भी दिया गया। किसको? अभिषेक बच्चन को भी दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम क्या है? मैं कह सकता हूं साथियों, इसका नाम मुंबई वन है। क्या नाम है? मुंबई वन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अगर बात करते हैं साथियों, अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कुछ साथियों फेरबदल नहीं किया है, जो आपकी परीक्षा में आया है, जैसे सवाल आए हैं, जो डिफिकल्टी लेवल रहा है साथियों, सेम टू सेम आपके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से साथियों इसको समर्पित कर रहा हूं, आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में साथियों आपका पूरा स्कोर आए, यानी कि सारे में से सारे सवाल आपके बिल्कुल सही रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज की इस वीडियो मैंने पूरा निचोड़ साथियों एक तरीके से समाहित किया है, तो आप आज की इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से साथियों देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि एक गोला है आपके सामने, अगर इसको बीच से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है, तो एक ऐसी कागज का टुकड़ा आपके पास आएगा। अब इसको फिर से यहाँ से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसकी तरफ आ जाता है। अब आपके सामने एक ऐसा कागज का टुकड़ा आएगा। इसमें किया क्या जाता है, इसमें 3 होल किए जाते हैं, 1 2 3। तो जब इसको खोला जाएगा तो ये होल कैसे हो जाएंगे साथियों? देखिए, एक होल यहाँ पर भी आएगा, एक होल यहाँ पर आएगा और एक होल साथियों यहाँ पर भी आएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, ऐसे यहाँ पर भी होल आएंगे, यानी कि एक होल यहाँ पर और एक होल यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब आपको बताना है साथियों, ये आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, ये लाइन से बनी हुई है, ये भी नहीं होगी। इसकी अगर बात करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ पर भी एक होना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसमें नहीं है, है ना। इसकी अगर बात करें, हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाई एक्स वाई जेड पी क्यू आर उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो साथियों एक पंक्ति हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और एक साथियों 5। ये 5 लोग ये साथियों यहाँ पर अब बैठने जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक्स जो है ना, ये वाई और पी का पड़ोसी है, ठीक है। एक्स जेड सॉरी क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, कहने के पी जो है ना, ये एक्स के दाईं ओर है। तो सबसे पहले आप इसको बनाइए, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है हम कैसे कहां पर किसको बैठा ले। ये कंफर्म है, आप एक्स को कहीं पर ही बैठा दीजिए। हमें इतना पता है कि एक्स के दाईं ओर हमें बैठाना है पी को, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए सातों एक्स को अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, एक्स के दाईं ओर बैठेगा पी, यानी कि सातों पी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। और यानी कि पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। तो पी और जेड की अगर बात करें, पी और जेड जो है ना, पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, यानी कि आपका जेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहे हैं कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारे पर बैठा है। देखिए फिर से पढ़िए इसको। एक्स जो है ना, ये वाई और पी का पड़ोसी है, तो एक्स जो है ना, ये वाई और पी का पड़ोसी है, हो गया। उसके बाद देखिए क्यू जो है, ये जेड और आर का पड़ोसी है। तो क्यू जो है, ये जेड और आर। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें, हमें यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? जेड और आर, जेड और आर, जेड और आर की 1 2 3 4, है ना। और कितने लोग हैं साथियों? 1 2 3 4 5, अच्छा 6 लोग हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, 2 हम यहाँ पर बढ़ाना है, यहाँ से हमें साथियों हटाना है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि क्यू जो है, ये जेड और आर का पड़ोसी है। तो जेड और आर का पड़ोसी कौन है? क्यू है। अब देखिए 6 लोग थे, 6 के 6 बैठा दिए। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा बिल्कुल किनारे पर बैठा है। तो मैं कहूंगा साथियों, एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, यानी कि वाई और आर किनारों पर बैठे हैं। तो वाई आर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और इसमें से एक अलग है, वही अलग वाले का आपको बताना है। देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों कथकली की या कुचिपुड़ी की, तो ये नृत्य है, भारत के अलग अलग राज्यों के नृत्य हैं। ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन हेमिस की अगर बात करें तो ये तो साथियों राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां से यहाँ पर आ गया? तो मैं कहूंगा इन चारों में से सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि दर्पण को एम की रेखा पर रखा जाए, यानी कि ये आपके सामने एक चित्र है, दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की छवि है? कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर दर्पण हम इसके ऊपर रख दें और फिर साथियों ये हम दर्पण में देखें, तो ये आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन नंबर ए के जैसी, बी के जैसी, सी के जैसी या डी के जैसी। एक बात मैं आपको बता दूं छोटी सी, मान लीजिए दर्पण है, ए हमने यहाँ पर साथियों बनाया, तो ये दर्पण में कैसा दिखाएगा? ये दर्पण में साथियों ऐसा दिखाई देगा। बस सेम चीज इसके ऊपर भी साथियों यही लागू है। अब देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें, जैसे कि ये गोला है, ठीक है ना। मान लीजिए साथियों दर्पण आपका, दर्पण के ऊपर जो आकृति बनेगी वो ये बनेगी। अब जैसे कि ये आपका गोला है, तो दर्पण में साथियों पता है आपको कहाँ दिखाई देगी? ये ऊपर की तरफ नहीं, ये नीचे की तरफ दिखाई देगी, यानी कि कहीं यहाँ पर साथियों दिखाई देगी ऐसे करके। तो देखिए नीचे यहाँ पर नहीं है ये गोला, तो कट हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर तो है, लेकिन इसमें ऐसे लाइन आई है, लेकिन लाइन यहाँ पर कैसे आना है? ऐसे आना है, तो ये आपका साथियों आंसर नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर भी गोला नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? यहाँ पर साथियों बचा यही, और यहाँ पर हमें एक चीज लग रही है, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाए। अच्छा बाकी चीजों की अगर बात करें, जैसे कि ये जो
है साथियों यहाँ पर, ये कैसे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका कुछ ऐसे करके साथियों बन जाएगा और एक ऐसे साथियों हो जाएगा, ये आपका काला इधर हो जाएगा और ये इधर को व्हाइट रहेगा। तो कुल मिला के ऐसे हमें ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पर देखना है और बताना है सही जवाब क्या होगा। ए बी सी शिक्षित हैं, ए सी डी परिश्रमी है, सी डी ई नौकरीशुदा है और ए बी डी ई विनम्र है। तो उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी और विनम्र है लेकिन बेरोजगार है, यानी कि नौकरीशुदा नहीं होना चाहिए, नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए बी सी ये 3 लोग हैं और ये तीनों जो है ना, ये तीनों साथियों शिक्षित हैं, ठीक है। जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाइए। उसके बाद कह रहे हैं कि ए और साथियों यहाँ पर सी डी है, यानी कि सी हम ऐसे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये लोग जो हैं, ये लोग साथियों कौन है, ये लोग परिश्रमी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग परिश्रमी हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सी डी और ई, तो ये सी डी और साथियों ई ये कौन लोग हैं, अगर बात करते हैं ये नौकरी वाले हैं, ये नौकरी वाले कह रहे हैं कि ए बी डी ई, क्या साथियों ए बी डी ई है ना, ए बी डी ई की अगर बात करते हैं साथियों ए बी डी और ई, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये लोग साथियों विनम्र हैं। ये लोग कौन है, ये लोग साथियों यहाँ पर विनम्र हैं। तो अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है जरा देखिए और बताइए, कहने कि उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी, विनम्र है। देखिए शिक्षित परिश्रमी मतलब शिक्षित परिश्रमी, सॉरी शिक्षित परिश्रमी और साथियों विनम्र, इसमें से देखिए क्या कॉमन है, ए यहाँ पर भी है ना, ई नहीं है तो ई आपका कट हो जाएगा, डी साथियों भी इसमें नहीं है, शिक्षित में कट हो जाएगा, ए बी इसमें भी है लेकिन परिश्रमी इसमें बी नहीं है, तो मैं कहूंगा ए शिक्षित भी है, परिश्रमी भी है, विनम्र भी है, लेकिन देखिए नौकरी वाला ए नहीं है, ए इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो मैं कहूंगा ए एक ऐसा लेटर है जो शिक्षित भी है, परिश्रमी भी है, विनम्र भी है, लेकिन बेरोजगार है क्योंकि वो नौकरीशुदा नहीं है, नौकरी उसके पास नहीं है। तो ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा लगा साथियों ये सवाल, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, अगर आप इन सवालों की अपने परीक्षा से पहले पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मेरा मानना है कि कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में साथियों आपको वो सुकून मिलेगा जो सुकून आपको मिलना चाहिए, जो मेहनत का फल, जो मेहनत आप साथियों करोगे अब या कर रहे थे इतने दिनों से, उस मेहनत का फल मिलेगा। बशर्ते आप किसी भी क्लास को, किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। मैं कहूँ क्वेश्चन से रिलेटिव जितनी अगर छोटी से छोटी भी जानकारी दूं तो उसको मिस मत कीजिएगा, एक एक चीज को साथियों। ग्रुप डी में देखिए बहुत अधिक इसमें नहीं पढ़ना है, जो आपको दिया जा रहा है उतना अच्छे तरीके से पढ़िए, पेपर आपका क्रैक होगा, क्योंकि पेपर कोई बाहरी दुनिया से नहीं आएगा, वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आ रही है। और मैं कहूँगा इतने दिनों से जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा था वही पेपर में आई है। अगर आप नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप वो भी हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी बात है, बहुत अधिक वीडियो नहीं मैंने बनाई है, कुछ वीडियो है ना। अगर आप नए जुड़े हैं तो अगर आप आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आज से साथ इन क्लासेस को रेगुलरली तौर पर देखते रहिए। चलिए कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है करके सभी फल संतरे हैं, तो जैसा जैसा कह रहा है साथ वैसा वैसा हम कर लेंगे। सभी फल मान लेते हैं साथों, ये क्या हो गए, ये आपके सभी फल संतरे हो गए। सभी फल क्या हो गए साथों, सभी फल आपके संतरे यहाँ पर हो गए। उसके बाद कह रहे कि कुछ फल अंगूर है, मान लेते इतने फल साथों क्या हो गए, इतने फल अंगूर हो गए, इतने फल क्या हो गए, अंगूर हो गए। कह रहे कि सभी अंगूर चेरी हैं, तो ये सभी अंगूर की अगर बात करें, सभी के सभी अंगूर क्या हो गए, चेरी हो गए। इतनी बात साथों क्लियर है, बताइए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि सभी अंगूर संतरे हैं, देखिए सभी अंगूर संतरे, ये बात गलत है। अगर ये कहता कि कुछ अंगूर संतरे हैं तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, इतने अंगूर संतरे हैं, लेकिन सभी अंगूर संतरे ये बात इसकी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी चेरी फल हैं, भैया ये वाले चेरी कहाँ फल हैं, चेरी सिर्फ थोड़े से, सिर्फ इतने चेरी फल हैं, क्योंकि ये फल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं तो कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि वेन आरेख का चयन करिए जो 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। 5 का वर्ग, 3 का घन, विषम संख्या। देखिए 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 3 का घन क्या होता है, 3 3 9, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 होता है 3 का घन। और विषम संख्या क्या होती है, देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों विषम संख्याएं ही तो हैं, तो ये आपका हो गया 5 का वर्ग, ये हो गया साथों आपका 3 का घन, और ये हो गया पूरा विषम संख्या, क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है। तो कुछ ऐसा आपका आरेख बनना चाहिए, और ऐसा आरेख कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला क्वेश्चन देखिए साथों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आपसे साथियों सिर्फ इतनी सी बात पूछी जा रही है, क्या कि ये जो आकृति यहाँ पर है, ये आपको बताना है कहाँ पर ये छुपी हुई आकृति है ना, अंतर्निहित कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या साथियों यहाँ पर है। देखिए मुझे अगर बात करते हैं, मान लीजिए ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, मान लीजिए ये ऐसे तो आई, लेकिन ये ऐसे नहीं गई है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करें यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है ऐसे कैसे करके, ये भी नहीं लग रहा है। इसकी अगर बात करें, मान लीजिए ये आकृति ऐसी आई है ना, एक सेकंड, ऐसी आई और ये ऐसी चली गई, और यहाँ से ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, बिल्कुल साथियों यहीं पर बन रही है ये आकृति, बाकी इसमें भी नहीं बन रही है, ये वाला इसमें भी नहीं बन रही। तो आपका जवाब जो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन निष्कर्ष से संबंधित 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं साथियों 2 से 3 सवाल साथियों आपकी तैयारी के लिए लाया हूँ। अभी हम लोग मैथ्स को देखेंगे। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। कैसी मैथ्स आपको पढ़नी है ये अभी कुछ ही मिनट के बाद साथियों हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इनको देखिए आप लोग। रीजनिंग की भरमार लाया हूँ, यानी कि रीजनिंग में आपका 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा, जितनी प्रैक्टिस कराऊं उतनी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, यानी कि सभी झींगुर पक्षी हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये झींगुर हो गए, है ना। यानी कि सभी झींगुर, ये सभी के सभी झींगुर क्या हो गए साथियों, सभी के सभी झींगुर पक्षी हो गए। कोई पक्षी तितली नहीं है, तो कोई पक्षी साथियों क्या नहीं है, कोई पक्षी यहाँ पर तितली नहीं है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, बताइए। कह रहे कि सभी तितलियां झींगुर हैं। भैया सभी तितलियां झींगुर हैं क्या? कुछ भी तितली झींगुर नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ झींगुर तितलियां हैं, तो कुछ झींगुर तितलियां ऐसा भी गलत है, यानी कि दोनों गलत हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर साथियों देखना है और बता देना है कि इस सवाल का अब जवाब साथियों क्या हो सकता है। आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ आपको इतना यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे। सबसे पहले आपको ये काम करना है। 6 लोग हैं ना? हाँ 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और एक साथियों यहाँ पर 6 लोग साथियों बैठा दिए हैं। अगला स्टेप कह रहा है कि एक्स जो है ना ये वाई और पी का पड़ोसी है। अभी छोड़ दो इसको। क्यों छोड़ दो? क्योंकि एक्स ये बीच में आ जाएगा, वाई और पी का पड़ोसी है। हो ये भी तो सकता है साथ, तो पी यहाँ पर हो, वाई यहाँ पर हो, ये भी तो हो सकता है, इसलिए इसको मैंने अभी छोड़ा है। उसके बाद देखिए क्यू जो है ना ये जेड और आर का पड़ोसी है, तो ये भी अभी ऐसा ही है, इसको छोड़ दो। करके पी एक्स के दाईं ओर है, इसको पकड़ो साथों। पी जो है ना ये एक्स के दाईं ओर है। मान लीजिए एक्स आपने साथों यहाँ पर बनाया, तो एक्स के दाएं क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि पी आपका यहाँ पर आ जाएगा। करके पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो पी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर आएगा। पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए पहली लाइन पे। x जो है ना ये y और p का पड़ोसी, यानी कि जो x है ना ये y और p का पड़ोसी है, p यहाँ पर है, ठीक है। करके q जो है ना ये z और r का पड़ोसी है, q जो है ना ये z और r का पड़ोसी है। z और r का पड़ोसी कौन है साथियों? q है, ठीक है। सबको तो बैठा दिया आपने, यानी कि x और ये क्या लिखा हुआ है साथियों, ये यहाँ पर q होगा। x और क्या साथियों, x और q के मध्य कितने सदस्य हैं? तो x और q के मध्य कितने सदस्य हैं? मैं कहूंगा 2 सदस्य हैं। तो 2 कहाँ पर लिखा हुआ है? 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भोजन का संबंध रसोइया से है, किताब का संबंध रचयिता से होगा, वैज्ञानिक से होगा, निर्देशक से होगा या लेखक से होगा। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, देखिए भोजन को कौन बनाता है? रसोइया बनाता है ना। किताब को कौन एक तरीके से लिखता है या तैयार करता है? तो लेखक लिखता है। तो किताब का संबंध लेखक से हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द आपको सातों चयन करना है। बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? देखिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये एक समूह की चीजें हैं और बैंक कार्ड भी उसी समूह की चीज है, लेकिन ये मेमोरी कार्ड अलग चीज है साथियों, मेमोरी कार्ड। तो सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। उस अलग वाले का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 24 और 122। तो 24 और 122 में जो रूल लगा है, 72 और 170 में जो रूल लगा है, 36 और 128 में, 88 और 186 में। अगर हम बात करते हैं 24 और 122 की, या उसके बाद साथियों अगर हम बात करें मान लीजिए 72 और 170 की, इनमें ऐसा क्या सेम सेम रूल आपको यहाँ पर लग रहा है? फटाफट मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। देखिए एक काम करिए, जोड़ के देखिए। जैसे कि अगर इनको जोड़ा, क्योंकि घटा रहे हैं अगर इनको तो मामला नहीं बन रहा है, और अगर जोड़ रहे हैं तब भी साथियों मुझे लग रहा नहीं बनेगा। इनको साथियों क्या करिए, इनको आप एक तरीके से जोड़िए। तो 4 5 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे 2 + 2 + 1, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें, इसका भी वही काम करिए, इसको भी क्या करिए साथियों, आप एक जोड़िए। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा। आप डिफरेंस देखिए साथियों, यानी कि यहाँ पर इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है और इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है। उसी प्रकार इसको ले लीजिए 36 और 128 को, और साथियों 88 और 186 को। देखिए इसको जोड़िए 16 आ जाएगा, इसको जोड़िए 9 आ गया। 9 और 6 कितना होता है साथियों? 15 होता है। इसका भी डिफरेंस देखिए 1 आ रहा है। इसकी अगर बात करें, इसको जोड़िए साथियों 9 आपका आ जाएगा, और इसको अगर बात करें तो 11 आ जाएगा। इसका डिफरेंस साथियों 2 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस 1 आया। तो सबसे अलग कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 बंदर हैं, ए बी सी डी और ई, ये पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। सी डी से अगला बैठा है, डी ई के पहले 5 लोग, 5 जगह बना लीजिए साथियों, 1 2 3 4 और एक साथियों यहाँ पर 5 लोग के बैठने की जगह आपने बना ली।
कहने के सी डी से अगला बैठा है, सी जो है ना ये डी से अगला बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, यानी कि ई यहाँ पर बैठा होगा, सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी दाएं से दूसरे यानी कि सी आपका यहाँ पर बैठा होगा। अच्छा यहाँ पर एक बात कही गई थी कि सी डी से अगला बैठा है, तो सी जो बैठा है ना साथियों डी से अगला बैठा है, तो डी से अगला बैठा दिया साथियों हमने सी। उसके बाद कहने के डी जो है ना ये ई के साथ नहीं बैठा है, तो यानी कि ई आपका यहाँ पर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्या यहाँ पर अगर बात करें उल्टा कर दिया मैंने, है ना, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, कहा गया है कि डी ई के साथ नहीं बैठा, यानी कि डी साथियों यहाँ पर नहीं है ना, तो डी यहाँ पर बना तो है ऑलरेडी, ये फिर मैंने क्यों लिखा, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे साथियों। चलिए कोई बात नहीं, अब एक बार फिर से देखते हैं, कहेंगे सी डी से अगला है, सी डी से अगला है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, बिल्कुल दूर दूर है, ई शाखा के बाएं छोर पर है, ई शाखा के बाएं छोर पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए किस स्थान पर है। अब या तो ए यहाँ पर होगा या साथियों ए यहाँ पर होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा है ए कहाँ पर है, तो अब हम ऑप्शन से साथियों इसको देखने की कोशिश करेंगे। ई और डी के बीच में है, देखिए ई ये है और डी ये है, अरे भैया इसके बीच में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है, हाँ वो है तो इसी के बीच में, लेकिन इससे और अच्छा आंसर हमें मिल सकता है, सी और ई, तो सी ये हो गया, ई ये हो गया, ये भी वही बात है, इसके बीच में ए है, बात तो सही है वैसे, हाँ बात सही है, इसके बीच में ही है। इसको देखिए साथियों उसी प्रकार बी और सी के बीच में है, तो अगर साथियों यहाँ पर क्या बी और सी अगर हम मान लेते, इसको एक बार देख लीजिए, डी और सी, डी और सी के बीच में ये तो बिल्कुल गलत है, अगर हम इसको माने बी और सी के बीच में है ए, तो सी ये है, मान लीजिए बी आपने यहाँ पर बनाया, तो बी और सी के बीच में साथियों अगर ए हम यहाँ पर बना लेते हैं तो बिल्कुल सही जवाब बी और सी के बीच में है, ये सबसे सही और सटीक जवाब आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सिस्टम को यानी कि एस वाई एस टी ई एम को एम ई टी एस वाई एस लिखा जाता है, तो एन ओ आर एम एस को साथियों क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। देखिए जब मैंने इसको देखा एम को और फिर मैंने इस एम को देखा तो मुझे लगा ये तो भैया क्या, ये तो सेम टू सेम यहाँ पर है ना, ये तो क्या है साथियों, ये तो यहाँ पर सेम टू सेम है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इसको देखा ई को, ये ई यहाँ पर बनी हुई है, एस क्या, अब यहाँ से मामला चेंज हो गया, अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से मामला चेंज हो गया है, कैसे चेंज हो गया ये देखने की कोशिश करते, देखिए ये लिखा हुआ एस वाई एस, बस यहाँ पर लिख दिया एस वाई एस, ठीक है ना। अच्छा ये टी जो है ना, देखिए एम को एम लिखा, ई को ई लिखा, टी को टी लिखा, एस को एस लिखा, वाई को वाई और एस को एस लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा एन, ये कहाँ पर लिखा हुआ है ये बात साथियों आपको यहाँ पर देखकर मुझे बताना है। चलिए तो एस एम आर ओ एन ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 43 गुणा 588 भाग 28 गुणा 120, इसको आपको कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसमें आप सब यही कर सकते हो कि इसकी आपको गुणा कराना पड़ेगी, 588 की गुणा 747, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूँ, है ना, क्योंकि देखिए करना तो आसान है, ऐसा थोड़ी मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन समय ज़्यादा चला जाएगा, तो 588 की गुणा अगर 747 से करते हैं तो कितना आता है, 27,636 आता है, भाग आ गया। अब 28 की गुणा 120 से कर लीजिए, 28 की गुणा साथियों 120 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर साथियों 3360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों 3360, यहाँ पर है 27,636 की भाग 3360 से आपको यहाँ पर करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं 27,636 भाग 3300, यहाँ पर साथियों 60 हो जाएगा। देखिए अगर हम 3360 एकम 3360 अगर हम इसकी गुणा 10 से कर देंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,000, लेकिन ये है सिर्फ और सिर्फ 27,000। तो मेरे हिसाब से 7 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, अगर हम इसकी गुणा 8 से कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ साथियों क्या, अगर हम 3360 की गुणा 8 से करते हैं तो आता है साथियों क्या 26,880, जो कि बिल्कुल सही बैठता। अगर हम फिर 9 से करेंगे फिर 27 से ज़्यादा हो जाएगा मामला। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि अब 27,636 में से साथियों अगर हम 26,880 को घटाते हैं तो कितना आता है, बचता है 756 बचता है ना, और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया है, 8 हो गया। अब देखिए साथियों पॉइंट लगाएंगे, अब जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब किससे साथियों हम गुणा करें, मैं कहूँगा 2 से ही गुणा करेंगे, 3360 एकम 3360, 3360 दुना कितने होते हैं, तो 3360 दुना की अगर बात करें 6700 होते हैं, तो 6720 यहाँ पर हो जाएंगे। अब कितना बचेगा, यानी कि अगर साथियों बात करते हैं यहाँ पर 7560 में से 6720 घटेगा तो 840 बचेगा यहाँ पर। अब का साथियों हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अब पॉइंट लगा है, जीरो हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे साथियों। अब आप किससे गुणा करेंगे एक बार आप लोग मुझे बताइए, है ना, या एक काम करिए, हाँ लगभग लगभग, है ना, तो 3300 की अगर हम 2 से गुणा करें तो 6600 से ऊपर आ जाएगा फिर, है ना, तो 2 से ही के साथियों गुणा होगी, यानी कि 8.22 करके आएगा। तो 8.22 करके साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो मामला बिगड़ता है ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है
आपसे कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का योग 65 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या साथियों क्या होगी? मान लेते हैं साथियों पहली संख्या आपकी x अनुपात y है और देखिए पहली और दूसरी संख्या क्या है साथियों 3:4 है और दूसरी यानी कि y और दूसरी संख्या हमने y को माना है और तीसरी संख्या z को माना है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? 2:3 है। अगर आप निकालना चाहते हैं x अनुपात y अनुपात z, तो इसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको रखना है साथियों देखिए 3/4 को और नीचे रखना है फिर इसको 2/3 को और ऐसे कर देना है गुणा। 3 दूना 6 तो ये आ जाएगा x, 2 चौक 8 तो ये आ जाएगा y, 4 तियां 12 तो ये आ जाएगा आपका z, यानी कि साथियों x अनुपात y अनुपात z आपका निकल चुका है। दूसरी संख्या पूछी जा रही है। अच्छा, तीनों संख्याओं का योग 65 है, तो इसकी संख्या का योग कर दीजिए, यानी कि इसका 65 आ जाएगा और इसमें सब में x लगा दीजिए, यानी कि 12 8 20 20 26, यानी कि 26 x बराबर कितना है साथियों? 65 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 65/26 आ जाएगा। 13 दूना 26, 13 पंजे 65, x बराबर आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर 8x थी। 8x की अगर बात करें, 8 गुणा x की वैल्यू 2.5 आई है, तो इसको साथियों आप क्या करा लीजिए? गुणा करा लीजिए। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 2.5 गुणा 8 से कराओगे तो पूरा पूरा साथियों 20 आता है, 20.0 आता है। तो 20 आपके सवाल की दूसरी संख्या हो जाएगी, जो कि कहाँ पर है? जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी एक कार को 4 दिन में करते हैं, सी और डी इसे 3 दिन में करते हैं। ए बी सी डी यानी कि चारों लोग एक साथ कितने दिनों में वो काम करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ए और बी जो काम करते हैं वो साथियों कितने दिनों में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। और लिखा हुआ है सी और डी, क्या साथियों? सी और डी जो है ना इसे 3 दिन में करते हैं। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आपसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी इसको कितने दिन में करेंगे? देखिए अगर एक बात कहें, अगर मैं आपसे साथियों ये कहूँ कि ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा? क्या ए और बी का एक दिन का काम क्या होगा? अगर ए और बी कोई काम 4 दिन में करते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा। और सी और डी का एक दिन का काम क्या होगा? क्या होगा साथियों? अगर सी और डी 3 दिन में कोई काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। अब अगर बात करते हैं साथियों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक साथ इसे कितने दिन में करेंगे, तो आपको 1/4 प्लस 1/3 को जोड़ देना है। कितना साथियों निकलेगा? 3 चौक आप 3 एकम 3 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, नीचे आपका 4 तियां 12 आ जाएगा, यानी कि 7/12 आ जाएगा। ठीक है ना? एक सेकेंड, कितना आ जाएगा साथियों? 60/12 आ जाएगा, यानी कि ए बी सी का एक दिन का कार्य निकला है साथियों। क्या? 7/12 भाग ये एक दिन में करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पलटी की थी ना कि ए और बी कोई काम 4 दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम निकालने के लिए 1/4 कर दिया। तो उसी प्रकार इसकी भी उल्टा पलटी करेंगे कि भैया ए बी सी डी का एक दिन का काम 7/12 हुआ, यानी कि अगर साथियों ए बी सी वो काम पूरा टोटल कितने दिन में करेंगे, तो 12/7 हो जाएगा। उल्टा पलटी कर दी तो मैं कहूंगा 12/7 दिन में साथियों ए बी सी कुल कार्य करने में इनको इतना समय लगेगा 12/7 दिन का। तो 12/7 दिन कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 225 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 12.5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी कि ट्रेन की चाल क्या है? तो चाल आपसे सिंपल सी पूछी जा रही है। आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी यहाँ पर कितनी दे रखी है साथियों? 225 मीटर की दूरी दे रखी है, 225 मीटर। और समय कितना दे रखा है? 12.5 सेकंड का साथियों यहाँ पर समय दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 से कट करेंगे साथियों यहाँ पर 25 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, जीरो आ जाएगा, है ना? 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, 5 तीन 45 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, यानी कि 18 मीटर प्रति सेकंड जो होगी ये उसकी चाल होगी। तो 18 मीटर प्रति सेकंड कहाँ पर लिखी हुई है? आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और इस सवाल को भी आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच देता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपए देती है, तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य x होगा और ये जो मोहित है ना इस अलमारी को 11% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110% में बेचता होगा रोहित को, और रोहित इसे 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 120% पर बेचता होगा नेहा को। और नेहा इसके लिए कितने रुपए देती है? 6200 रुपए साथियों देती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करा लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, वही अलमारी का लागत मूल्य होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको कट करें 20 छंग और 20 पंजे हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा? 6200 और इस 5 की गुणा इससे हो जाएगी, 5 की गुणा और ये जो 10 है ना इसकी भी साथियों गुणा हो जाएगी,
है ना, और ये जो 6 है ये आपका नीचे आ जाएगा और ये 11 है ये भी आपका नीचे आ जाएगा। अब इसको आपको साथियों कैलकुलेट कराना है। देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करा सकते हैं हम लोग, क्या 6 से ये आपका जा सकता है ना, या क्या जा सकता है? थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आपको लग रही होगी, लेकिन कोशिश करते हैं साथियों इसको कैलकुलेट करने की। 6 से अगर साथियों हम इसको मान लीजिए कट कर लें, इसको 6 कम 6 है ना, और 0 लग जाएगा, 6 दूना 18 आ जाएगा, 2 जाएगा, 6 दूना आपका 18 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 6 दूना 18 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 दूना 18 आ जाएगा। फिर से साथियों वही हो जाएगा, 6 दूना 18, यानी कि अब आपको 22.22 गुणा 50 की आपको साथियों 11 से कराना होगी, ठीक है ना। तो इसकी भी इसी से ही करा लीजिए साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 11 एकम 11, 11 नीम आपका 99 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों? 3 बचेगा, 32 हो गया, 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, और ये 32 है, पॉइंट लगेगा, 10 बचेगा, 102 हो जाएगा, फिर 11 नीम आपका 99 हो जाएगा। ऐसे करके साथियों देखिए इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका यहाँ पर कितना आता है। यानी कि क्या लिखा हुआ है साथियों? 92.9 गुणा 50, तो ये लगभग लगभग साथियों कितना आ रहा है? 4645 आ रहा है। तो आंसर को जरा देखिए, 4645 के आसपास आंसर क्या है? ये तो 4200 है, दूर है थोड़ा। 4600 के आसपास ये 4654, 4634 और 4684, ये भी थोड़ा, ये तो 4100 है। तो इन दो में से साथियों आपका आंसर हो सकता है 4600। देखिए ये 34 है ना, ये कितना है साथियों? 54 है, 4645 आया है। तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आपका साथियों जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, बस आपको एक और चीज़ करना थी, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करना था, यानी कि इसके और थोड़ा सा पॉइंट करके साथियों आपको आंसर लाना था। खैर कोई बात नहीं है साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 22 अवलोकनों का माध्य 35 है, यानी कि 22 नंबर है या 22 अवलोकन है, इनका माध्य जो आ रहा है यानी कि औसत जो आ रहा है वो 35 आ रहा है। बाद में ये पता चला कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया। यानी कि अगर बात करें, सबसे पहले आप एक काम करिए, सही माध्य आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले एक काम करिए, कहें कि 22 अवलोकनों का जो औसत है, जो माध्य है वो 35 है। मैं आपसे पूछता हूं कि 22 अवलोकनों का कुल मिला के योग कितना है? तो उसके लिए आपको 35 की गुणा साथियों 22 से कराना पड़ेगी, ठीक है ना। तो साथियों करा लेते हैं, 770 आ जाएगा। तो 770 आ गया। अब आपको क्या काम करना है, इसमें असल में हुआ क्या है कि जो इसके अंदर संख्याएं हैं 16 है और 24 है, इसके अंदर दो जो संख्या है ना, इसको 31 और 42 पढ़ लिया गया। यानी कि पहली बार कितना अधिक पढ़ा गया? 16 से 31 में कहूंगा 15 अधिक पढ़ा गया, और यहाँ पर साथियों कितना अधिक पढ़ा गया? 24 की जगह 42। तो जरा इसको इसमें से साथियों घटाइए, 8 आ जाएगा एक, यानी कि फिर आपका 18 अधिक पढ़ा गया। यानी कि इसमें जो एक्स्ट्रा है वो 15 प्लस 18 है, तो कितना हो जाएगा? 30 और 3 33, यानी कि इसमें से आपको 33 घटाना है, क्योंकि 33 इसमें गलती से ऐड हो गया है। तो 770 में से साथियों 33 घटा लीजिए, 7 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 तो 3, यानी कि 700। अब जो आपका सही योग आया है ना वो 737 आया है। तो 737 बराबर 22 आ गया। अब इसको आपको कैलकुलेट कराना है, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 तियाँ 66 हो जाएगा। तो 22 तियाँ कितना हो जाएगा साथियों? 66। कितना बचेगा? 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, बस 7 ही आ गया। फिर साथियों 22 तियाँ कितना हो जाएगा? 22 तियाँ आपका 66 हो जाएगा। देखिए 33 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, 33 पॉइंट करके आंसर जो आपका आया है वो ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या यहाँ पर साथियों हो सकता है। अगला सवाल देखिए, एक आध सवाल साथियों और बाकी हैं, इन एक आध सवालों को आप लोग देख लीजिए और आपकी तैयारी फिर अंतिम रूप ले लेगी साथियों, अंतिम रूप। चलिए भाई, चलिए आपसे कहा जा रहा है, ये वाला हो चुका है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है, तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है। नए व्यक्ति की लंबाई क्या है? इसका एक सूत्र के हिसाब से बता दूं साथियों, कभी भी आपके सामने इस टाइप का एक सवाल है कि भाई इतने 8 व्यक्तियों या इतने व्यक्तियों के समूह में जब इतने, या ऐसे भी आता वजन वाला, वो इतने वजन वाला एक व्यक्ति की जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो समूह की जो कुल वजन है वो इतना कम हो जाता है या इतना अधिक हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताइए, लेकिन यहाँ पर नए व्यक्ति की लंबाई बताइए। तो सूत्र जो होता है वो हम लगा दे रहे हैं साथियों, नए व्यक्ति की लंबाई। क्या साथियों? नए व्यक्ति की लंबाई की अगर बात करें, नए व्यक्ति की लंबाई बराबर गए व्यक्ति की लंबाई, और गया व्यक्ति कौन है? ये 170, तो 170 आ जाएगा। और साथियों कितने लोग हैं? तो वो आएगा -8, और गुणा कितना कम हो जा रहा है? 2.5 की साथियों कमी हो रही है, तो ये आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है, आपको नए व्यक्ति के बारे में, नए व्यक्ति की लंबाई मालूम पड़ जाएगी। तो इसको गुणा करा लीजिए साथियों, 2.5 की गुणा 8 से कराओगे तो साथियों 20 आएगा, यानी कि 170 में से 20 जाएगा तो 150 बचेगा। 150 सेंटीमीटर नए व्यक्ति की लंबाई है, और 150 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आपका साथियों जवाब हो जाएगा।
चलिए साथियों, अगला सवाल है और शायद इसके बाद एक सवाल और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, ठीक है ना। यानी कि एक संख्या 7x है तो एक संख्या 9x होगी। इन प्रत्येक संख्या में से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए साथियों, क्या पहली संख्या 7x है और दूसरी संख्या का अनुपात 9x है। इसमें से साथियों 20 कम किया जाता है तो 20 इसमें से साथियों घटा देते हैं, तो जो अनुपात आता है 3:5 आता है। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, इसमें से x का मान निकाल लीजिए। 7 पंजे 35 यानी कि 35x हो जाएगा। 20 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 9 तीन आपका 27x हो जाएगा और 20 तीन आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। 35x में से 27x जाएगा, है ना। और आपका क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 60 रहेगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 35x में से 27 की अगर बात करें तो ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका 8x बराबर 100 में से 60 जाएगा, 40 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 40/8 हो जाएगा। x बराबर आपका 8 पंजे 40, 5 आ जाएगा। तो कह रहे कि आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है ना। ये आपसे कुल मिला के जो है ना वो पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो इनकी अगर बात करते हैं साथियों, क्या अंतर है? दो है ना, 2x अंतर है तो 2x का मान आपको निकालना है भाई। x बराबर 5 है तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा? मैं कहूँगा 10 हो जाएगा। तो आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर 10 है। 10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइएगा आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत है। मान लेते हैं साथियों क्या है? एक आयताकार खेत है। एक आयताकार खेत आपका हो गया। कह रहे कि एक लंबी तरफ एक छोटी तरफ। अच्छा, लंबी तरफ साथियों ये हो जाएगा लंबाई, छोटी तरफ यानी कि चौड़ाई हो जाएगा। और एक विकर्ण पर बाड़ लगाना है। अच्छा, बाड़ लगाने की बात की गई है, यानी कि लंबाई ये है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण, विकर्ण आपका ये कहलाएगा। तो ये तीन तरफ साथियों बाड़ लगाना है। अगर बाड़ की लागत 10 रुपए प्रति मीटर है, यानी कि 1 मीटर अगर बाड़ लगता है इसमें तो 10 रुपए का खर्चा होता है। कह रहे कि खेत का क्षेत्रफल जो है वो 4800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि खेत का क्षेत्रफल 4800 मीटर है, ठीक है। और खेत की छोटी तरफ 60 मीटर लंबा है, यानी कि जो चौड़ाई है ना वो साथियों 60 मीटर है, ठीक है। तो 60 मीटर बराबर 4800। तो यहाँ से तो साथियों हमें लंबाई पता चल जाएगी। तो लंबाई देखिए जरा कितनी है। लंबाई बराबर 4800/60 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी? वो साथियों 80 मीटर की यहाँ पर लंबाई आएगी। तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ हमें मालूम पड़ गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों, देखिए आप एक काम करिए। अब अगर बात करते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको मैंने कुछ देर के लिए यहाँ पर हटा दिया है। हमें दो चीज़ें पता चल गई हैं। ये हमारी चौड़ाई कितनी है? 60 है। हमारी लंबाई कितनी है? 80 है। अब हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तभी तो साथियों क्या हम इसका निकाल पाएंगे, है ना। विकर्ण साथियों सबसे पहले करो। और आयत के विकर्ण का सूत्र क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में क्या होता है साथियों? लंबाई और चौड़ाई होता है साथियों। क्या? लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट आप लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए, है ना। या एक काम करिए, अगर और स्टेप कम करना है तो डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। जैसे लंबाई कितनी है? 80 है। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 8 गुणा 8 यानी कि 80 गुणा 80 6400 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं चौड़ाई 60 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। और ये अंडर रूट में साथियों 1000 इसका योगफल आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 नहीं बल्कि 10,000 आ जाएगा। तो अगर अंडर रूट में से इसको निकालोगे 100 गुणा 100, यानी कि आपका जो विकर्ण निकलेगा वो विकर्ण की लंबाई साथियों कितनी निकलेगी? विकर्ण की लंबाई सिर्फ आपकी साथियों 100 मीटर की निकलेगी। तो हमें लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, विकर्ण की लंबाई भी पता चल गई, 100 है। अब इसका बाड़ की संपूर्ण लागत साथियों हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले ये देखिए, बाड़ हमें आखिर लगाना कितने मीटर का है? 80 100 या 100 80 100 180 हो गया और 60। तो इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो 240 आएगा। कितना? 240 मीटर का हमें बाड़ लगाना है। और कहने कि 1 मीटर बाड़ लगाने पर 10 रुपया खर्चा होता है। तो 10 से इसकी गुणा कर लीजिए, यानी कि टोटल खर्चा जो आएगा वो 2400 रुपए का आएगा। तो 2400 रुपए साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो मैं कहूँगा आंसर आपका। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।